हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज लॉजिक का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देख रहे हैं। इसके पहले मैंने एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर लॉजिक पर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अगर किसी ने वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखा नहीं है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और प्लस आई बटन में यहाँ पे कहीं तो होगा ऊपर, आई बटन में भी दे दूंगा, तो वहाँ से आप जाके पहले लॉजिक का इंट्रोडक्टरी लेक्चर देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके तो इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो एक्सरसाइज जो 1.1 है हमारा लॉजिक का, उसके पहले तक उसके लिए जितने भी कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड है पहले वो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। और मैं एक्सरसाइज का एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा, एक अलग से लेक्चर वीडियो होगा, तो उसमें आपको एक्सरसाइज भी मिल जाएगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो लॉजिक में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, हमें क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट आएगा लॉजिक में, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटेंस का। ठीक है, सेंटेंस, तो बेसिकली सेंटेंस क्या होता है, तो सेंटेंस को अगर हमें डिफाइन करना है तो सेंटेंस को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, तो एनी ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग सम मीनिंग विल बी कॉल्ड अ सेंटेंस। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपने रैंडमली कोई भी ग्रुप वर्ड्स उठाया, उनका ग्रुप बनाया और उसका अगर कोई मीनिंग निकल नहीं पा रहा है तो वो बेसिकली कोई सेंटेंस नहीं हो सकता। तो एक प्रॉपर सेंटेंस मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड जहाँ पे कुछ प्रॉपर मीनिंग आता रहे। ठीक है, अब इसके बाद में हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं सेंटेंसेस में। ठीक है, सेंटेंसेस से कुछ एग्जांपल देखो। सेंटेंस ये हमारे लाइफ का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। डे टू डे लाइफ में हम सेंटेंसेस को यूज़ करते रहते हैं और विदाउट सेंटेंसेस बेसिकली आपका जो लेकिन बोल सकते हैं हम लोग, आपका जो दिन है वो पूरा होगा ही नहीं। राइट, जब हम सुबह से लेकर शाम तक जब हम किसी के साथ भी कम्युनिकेट करते हैं यूजिंग सम लैंग्वेज, ठीक है, यूजिंग योर लैंग्वेज, आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो तो हर लैंग्वेज में आपको पता है कि आपको अपने व्यूज़ को कम्युनिकेट करने के लिए सेंटेंसेस को यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, अभी जब से लेक्चर शुरू हुआ है तब से मैंने पता नहीं कितने सारे सेंटेंसेस यूज़ कर लिए होंगे। तो इट्स अ वेरी फंडामेंटल एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज। ओके, तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं सेंटेंसेस के। जैसे पहला एग्जाम्पल है वन इज अ नेचुरल नंबर, सेकंड एग्जाम्पल है दिल्ली इज इन महाराष्ट्र, थर्ड एग्जाम्पल है स्टॉप डूइंग दिस, फोर्थ एग्जाम्पल है व्हाट अ ग्रेट मैच इट वाज, एंड फिफ्थ एग्जाम्पल है व्हाट इज अ नेम। राइट, तो ये हम कुछ सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। अब हमें एक्चुअली आगे ये सीखना है कि कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर, ये नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा। तो लेट्स सी दैट टाइप्स टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, तो यू नो दैट in any language, basically in any language there are four types of sentences, right? अगर आप हिंदी लैंग्वेज की बात करो या मराठी लैंग्वेज की बात करो या फिर आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करो, तो आपने जितना भी ग्रामर पढ़ा होगा इन सभी लैंग्वेजेस का, तो आपने ये देखा होगा कि देर आर फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस assertive sentence which is also called डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, assertive सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। उसके बाद में सेकंड सेंटेंस को क्या बोलेंगे, सेकंड टाइप क्या होगा, लेट्स से इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद में थर्ड लेट्स से imperative sentence, and fourth is exclamatory sentence। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, हमें ये क्लियर होना चाहिए कि ये जो भी टाइप के सेंटेंसेस हैं, ठीक है, इनका यूज कहाँ करना होता है, इनका क्या एप्लीकेशन है, मतलब कौन सी सिचुएशन में कौन से टाइप का सेंटेंस यूज करते हैं। तो हमें पता है कि assertive सेंटेंस जो है, जिसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कह रहे हैं, ये हम कब यूज करते हैं, व्हेनेवर वी हैव टू कन्वे एनी फैक्ट। जब हमें कुछ फैक्चुअल बातें करनी होंगी या हमें कुछ फैक्ट कन्वे करना होगा, ठीक है, तब हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं, assertive सेंटेंस यूज करते हैं। यानी हमें जब भी कुछ डिक्लेयर करना होगा, जैसे मैंने बोला वन इज अ नेचुरल नंबर,
या हमने बोला कि दिल्ली इज नॉट इन महाराष्ट्र, या फिर हमने बोला कि मुंबई इज द इकोनॉमिकल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम फैक्ट बता रहे हैं, ठीक है। तो जब हम फैक्ट बताते हैं, हमें जब कुछ डिक्लेयर करना होता है तो हम असर्टिव सेंटेंस यूज करते हैं, या उसे हम कह सकते हैं हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस यूज करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये कब यूज करते हैं हम, इंट्रोगेटिव कब यूज करते हैं, ये वाला। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम तब यूज करते हैं जब हमें क्वेश्चनिंग करना होगा, ठीक है। व्हेनेवर वी हैव टू डू क्वेश्चनिंग, तो हम क्या यूज करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट इज इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस कब यूज करते हैं, व्हेनेवर वी हैव टू डू एनी, we have to go for any request or we have to give order, then we use imperative sentence, right? Next is fourth one is exclamatory sentence। तो ये exclamatory sentence कब यूज करते हैं, तो exclamatory sentence हम तब यूज करते हैं जब हमें अपनी फीलिंग्स को कन्वे करना होगा, या हमें अपने कुछ एक्सप्रेशंस कन्वे करने होंगे। तो whenever we have to convey feelings or we have to convey expressions, express something, right? तो अब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यूज करते हैं। तो आई होप अब लोग को ये समझ में आ गया होगा कि कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, एंड और हर पर्टिकुलर सेंटेंस को हम कब कब यूज कर सकते हैं। तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। टू बी वेरी प्रिसाइज, इट इज सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ओके। एंड पहला टाइप असर्टिव, जिसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। ये कब यूज करना होता है, व्हेनेवर वी हैव टू कन्वे फैक्ट। सेकेंड इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये कभी यूज करते हैं जब हमें क्वेश्चनिंग करना होगा, व्हेनेवर वी हैव टू डू क्वेश्चनिंग, तब हम यूज करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट इज थर्ड इज इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस कब यूज करना होता है, जब हमें रिक्वेस्ट करना होगा या ऑर्डर देना होगा, तब हम क्या यूज करेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस। और फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कब यूज करते हैं, जब हमें अपनी फीलिंग्स को बताना होगा, अपनी एक्सप्रेशंस को कन्वे करना होगा, तब हम ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देख लिए, और हर सेंटेंस का किस जगह पे एप्लीकेशन होगा ये भी हमने देख लिया है। तो अभी हर एक एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। तो ये जो आप ये देखिए आप लोग, ये जो हमने अभी एग्जांपल्स लिखे थे, ये जो एग्जांपल्स है हमारे सामने, तो अभी हम ये जो एग्जांपल्स हमारे सामने हैं, इन्हीं को हम अलग अलग कैटेगरीज में देखते हैं कि कौन सा सेंटेंस कौन सा टाइप का सेंटेंस है, मतलब 1 कौन सा टाइप का सेंटेंस है, 2 कौन सा है, एंड सो ऑन। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले से, ठीक है। ये फर्स्ट वाले से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, 1 इज अ नेचुरल नंबर। तो बेसिकली इस सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है, हम यहाँ पे कन्वे कर रहे हैं, यहाँ पे हम डिक्लेरेशन कर रहे हैं, राइट। हम एक फैक्ट बता रहे हैं। क्या फैक्ट बता रहे हैं, कि 1 इज अ नेचुरल नंबर। तो बिकॉज इसमें एक फैक्ट बताया जा रहा है, इस सेंटेंस में एक फैक्ट बताया जा रहा है, तो ये कौन से टाइप का सेंटेंस हुआ, असर्टिव, ठीक है। तो ये असर्टिव सेंटेंस का एक एग्जांपल हो गया। फिर सेकेंड एग्जांपल जो है ये हमारा दिल्ली इज इन महाराष्ट्र। तो इसमें भी हम एक फैक्ट बता रहे हैं, यहाँ भी एक डिक्लेरेशन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, जो हम फैक्ट बताते हैं, जब हम डिक्लेरेशन करते हैं, तो वो जो डिक्लेरेशन है वो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, वो करेक्ट भी हो सकता है, इनकरेक्ट भी हो सकता है। तो हमें उसके पीछे नहीं जाना है कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो जैसे अभी 1 इज अ नेचुरल नंबर, ये वाला जो सेंटेंस है, तो ऑब्वियस सी बात है ये करेक्ट है, ठीक है। वह सेकेंड वाला अगर आप देखें, दिल्ली इज इन महाराष्ट्र, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। बट अभी हमें करेक्ट और इनकरेक्ट पर नहीं जाना है, अभी फिलहाल हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकेंड जो है दिल्ली इज इन महाराष्ट्र, यहां भी डिक्लेरेशन हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, असर्टिव सेंटेंस होगा, ठीक है। उसके बाद में थर्ड एग्जांपल क्या है, स्टॉप डूइंग दिस। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, राइट। वी आर कमांडिंग समवन, वी आर ऑर्डरिंग समवन। तो जब भी हम कमांड देंगे तो कौन सा टाइप का सेंटेंस होगा, इंपेरेटिव। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस का एग्जांपल हो गया। उसके बाद में फिर ये जो फोर्थ एग्जांपल आप देख रहे हो, व्हाट अ ग्रेट मैच इट वाज, व्हाट अ ग्रेट मैच इट वाज। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, वी आर कन्वेइंग आवर फीलिंग्स, है ना। हम अपने एक्सप्रेशन को बता रहे हैं। तो जब भी हमें एक्सप्रेशंस को बताना होगा, तो जो सेंटेंस यूज करेंगे, जिस भी सेंटेंस में एक्सप्रेशंस होंगे, वो कौन से टाइप का सेंटेंस होगा, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। तो ये हम फोर्थ का मैं लिख रहा हूं, एक्सक्लेमेटरी। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एंड जो फिफ्थ वाला है, ये जो आपका फिफ्थ एग्जांपल है, व्हाट इज योर नेम,
ये जो व्हाट इज योर नेम है ये कौन से टाइप का सेंटेंस हुआ? तो ये हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे हम क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। ओके ठीक है, आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो इसमें आप एक चीज कर सकते हो कि जस्ट आप कुछ ऐसे 10-15 सेंटेंसेस फॉर्म करो खुद से और देखो कि वो कौन से टाइप का सेंटेंस है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो खुद से, राइट। तो ये एक अच्छा एक प्रैक्टिस हो जाएगा कि आपके पास कुछ कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस हैं और आप उनको अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई कर रहे हो। ठीक है, तो अभी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस का डेफिनेशन कंप्लीट कर लिया हमने और टाइप ऑफ सेंटेंसेस देख लिए और इसके एग्जांपल्स भी देख लिए हमने। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाना है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अभी हम क्या देखेंगे? दैट इज ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ सेंटेंस। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, तो ट्रूथ वैल्यू हमें डिस्कस करना है। एक सेंटेंस का ट्रूथ वैल्यू क्या होता है वो हमें डिस्कस करना है। ठीक है, कि अगर मान लो कोई सेंटेंस है, राइट, उसमें अगर जो इंफॉर्मेशन है अगर वो करेक्ट है तो हम कहते हैं कि जो इंफॉर्मेशन अगर वो करेक्ट है तो इट्स अ ट्रू सेंटेंस। ठीक है, और अगर किसी सेंटेंस में जो इंफॉर्मेशन है अगर वो इनकरेक्ट है तो हम कहते हैं इट इज अ फॉल्स सेंटेंस, राइट। इफ अ सेंटेंस इज ट्रू देन इट्स ट्रूथ वैल्यू, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, ट्रूथ वैल्यू इज टी। तो टी स्टैंड्स फॉर ट्रू। तो इफ अ सेंटेंस इज ट्रू, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, एक मिनट, ट्रू को मैं हाईलाइट कर दूं बिकॉज ये चैप्टर में ये ट्रू चीज, ट्रू या फॉल्स, ये सारी चीजें बहुत ही, ये वर्ड, ये जो वर्ड है ट्रू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। मतलब ट्रू को टी से डिनोट करेंगे अभी से, ये मान के चलो ट्रू विल बी टी। ओके, उसके बाद में सिमिलरली इफ अ सेंटेंस इज फॉल्स, ठीक है, इफ अ सेंटेंस इज फॉल्स then we say that then its truth value is f. okay, तो truth value is f। ठीक है, तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि इफ अ सेंटेंस इज ट्रू देन इट्स ट्रूथ वैल्यू इज t, इफ अ सेंटेंस इज फॉल्स देन इट्स ट्रूथ वैल्यू इज f। तो बेसिकली फॉल्स को कैसे डिनोट करना है? तो फॉल्स को डिनोट करना है बाय f। ठीक है, फॉल्स विल बी डिनोटेड बाय f। ओके, तो ये समझ में आ गया कि अगर कोई सेंटेंस ट्रू है तो उसका ट्रूथ वैल्यू टी होगा, अगर कोई सेंटेंस फॉल्स है तो उसका ट्रूथ वैल्यू एफ होगा। ठीक है, तो ट्रू को टी से डिनोट करना है, बराबर, और फॉल्स को एफ से डिनोट करना है। तो अभी एग्जांपल्स देखते हैं स्टूडेंट्स, राइट। और इन सभी एग्जांपल्स में हमें बेसिकली क्या करना है कि जो सेंटेंस है उसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा वो हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो ट्रूथ वैल्यू डिस्कस करते हैं। तो लेट्स लुक एट द एग्जांपल नंबर 1 इज अ ऑड नंबर। ठीक है, अब मैं आपको पूछूंगा कि इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है। ट्रूथ वैल्यू मतलब आपको क्या सोचना है कि अगर ये सेंटेंस ट्रू हुआ तो ट्रूथ वैल्यू टी होगा, और ये सेंटेंस फॉल्स हुआ ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, एफ आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई थिंक ये क्लियर है, बहुत ही सिंपल काम है, राइट। सेंटेंस अगर ट्रू है तो ट्रूथ वैल्यू टी, सेंटेंस अगर फॉल्स है तो ट्रूथ वैल्यू एफ। तो पहले एग्जाम्पल पे आते हैं। इस वाले एग्जाम्पल में 1 इज अ ऑड नंबर, तो ये सेंटेंस क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है? ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या है, ट्रू है। अगर ये सेंटेंस ट्रू है तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, टी होगा। ठीक है, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, टी होगा, राइट। ट्रूथ वैल्यू इज टी। ओके, क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं। मुंबई इज इन अमेरिका, तो ये सेंटेंस ट्रू है कि फॉल्स है? तो ऑब्वियस सी बात है फॉल्स है, मुंबई इंडिया में है, अमेरिका में नहीं है। तो इस अगर ये सेंटेंस फॉल्स है तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, एफ।
ठीक है, 2 एग्जांपल्स आई थिंक क्लियर हो गए होंगे आप लोगों को। इसके बाद थर्ड एग्जांपल पे आते हैं, ये वाले पे, हु आर यू। अब क्वेश्चन, अब ये सेंटेंस है हु आर यू, तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, हम तो क्वेश्चनिंग कर रहे हैं ना, ठीक है, हम क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, तो ये ट्रू है या फॉल्स है बता नहीं सकते, ठीक है, हम नहीं बता सकते कि हु आर यू ये जो सेंटेंस है ये ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है, तो क्या बोलना पड़ेगा, नॉट डिफाइंड, ट्रूथ वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि पता नहीं, ठीक है, नोबडी कैन से कि क्या है ये, ट्रू है कि फॉल्स है। प्लीज डू दिस, प्लीज डू दिस, मतलब इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, राइट, कि ये करो, तो ये भी ट्रू है कि फॉल्स है ये भी नहीं बता सकते, तो इस वाले एग्जांपल में भी क्या होगा, ट्रूथ वैल्यू जो है वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड। इसके बाद में व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, इसमें क्या होगा, तो इसका भी हमें पता नहीं है बेसिकली। इसमें भी क्या हो रहा है कि हम बोल रहे हैं कि कितना ब्यूटीफुल फ्लावर है, तो इसमें हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, क्योंकि करेक्ट होगा मतलब ट्रू है, ट्रू है तो ट्रूथलिटी आएगा, अगर इनकरेक्ट है तो मतलब फॉल्स है, तो ट्रूथ वैल्यू एफ आएगा, तो हमें इसमें भी पता नहीं है कि बेसिकली ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, तो इसका भी ट्रूथ वैल्यू नॉट डिफाइंड होगा। अब आते हैं 6th एग्जाम्पल पे, ये जो 6th एग्जाम्पल है आपका सामने, ही इज अ म्यूजिशियन, तो इसमें क्या है कि फिर से हमें मालूम नहीं है कि किसके बारे में बात हो रहा है, ही कौन, ही मतलब सम मेल इज देयर, सम मेल पर्सन इज देयर, बट एग्जैक्टली वो कौन है हमें पता नहीं है, ठीक है, तो जब तक सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, तो जो इंफॉर्मेशन है इस सेंटेंस के अंदर वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है ये हम बता नहीं सकते, तो बिकॉज सब्जेक्ट के बारे में एम्बिगिटी है, देयर इज अ कंफ्यूजन अबाउट द सब्जेक्ट कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसी वजह से इस सेंटेंस का भी ट्रूथ वैल्यू डिफाइन नहीं होगा, ठीक है, नॉट डिफाइंड। अगर ऐसा होता कि ए आर रहमान इज अ म्यूजिशियन या शंकर माधवन इज अ म्यूजिशियन, ठीक है, तो फिर जतिन ललित इज अ म्यूजिशियन, तो फिर ये सेंटेंस ट्रू हो सकता था, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो हमें मालूम नहीं है, तो इसीलिए बिकॉज सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, इसीलिए जो ट्रूथ वैल्यू है वो नॉट डिफाइंड है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, अभी आप एक बात को नोटिस करो कि फर्स्ट 2 एग्जांपल्स में ट्रूथ वैल्यू आया, राइट, ट्रूथ वैल्यू डिफाइन हुआ, इस एग्जांपल में, इस एग्जांपल में ट्रूथ वैल्यू डिफाइन हुआ, और इस वाले एग्जांपल में ट्रूथ वैल्यू डिफाइन हुआ, बाकी किसी भी एग्जांपल में थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ एंड सिक्स्थ में ट्रूथ वैल्यू नॉट डिफाइंड आया। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पे अगर हम आ जाते हैं, तो पहला वाला कौन सा टाइप है, असर्टिव है, सेकंड वाला कौन सा है, ये भी असर्टिव है, थर्ड क्या है, इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चनिंग हो रहा है, इंट्रोगेटिव है, फोर्थ प्लीज डू दिस, ये क्या है, ये भी ये इंपरेटिव, रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो इंपरेटिव सेंटेंस है, और फिफ्थ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, इसमें क्या हो रहा है, एक्सप्रेशंस बता रहे हैं, तो ये एक्सक्लामेटरी है, और लास्ट वाला एक असर्टिव है, असर्टिव सेंटेंस ही है, बट सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट और सेकंड और 6 एग्जांपल ऑल आर असर्टिव, लेकिन 1 एंड 2 में, फर्स्ट एंड सेकंड में सब्जेक्ट इज क्लियर, 1 में 1 और 2 में मुंबई, सब्जेक्ट क्लियर है, लेकिन 6th असर्टिव है, लेकिन सब्जेक्ट पता नहीं है, ठीक है, तो सब्जेक्ट अगर असर्टिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट पता होगा तो ट्रूथ वैल्यू बता सकते हैं, यानी सब्जेक्ट क्लियर होगा कि भाई सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस का, तो ट्रूथ वैल्यू बता सकते हैं, जैसे फर्स्ट और सेकंड में सब्जेक्ट क्लियर था, तो इसीलिए पहला वाला करेक्ट इंफॉर्मेशन है इसलिए ट्रू आया, और सेकंड वाला इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन इसलिए फॉल्स आया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि असर्टिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट क्लियर होगा तो इट कैन बी ट्रू और इट कैन बी फॉल्स, यानी सब असर्टिव सेंटेंस whose subject is properly defined, whose subject is properly known, उसका ट्रूथ वैल्यू एग्जिस्ट कर सकता है, डिफाइन हो सकता है, ओके क्लियर। तो असर्टिव सेंटेंस में भी अगर सब्जेक्ट क्लियर है तो उसका ट्रूथ वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, वेयर एज जैसे इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो है इनका ट्रूथ वैल्यू डिफाइन नहीं हो सकता। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, इंटरोगेटिव का, एक्सक्लेमेटरी का, इंपरेटिव का, इनका ट्रूथ वैल्यू डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि वो जो सेंटेंसेस है उसमें
पहली बात तो वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है, कोई फैक्ट नहीं होता, क्योंकि फैक्चुअल चीजों को ही ट्रू या फॉल्स बता सकते हैं। कोई क्वेश्चन को, किसी रिक्वेस्ट को, किसी एक्सप्रेशन को, किसी फीलिंग को हम करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ट्रू है कि फॉल्स है, ऐसे बता नहीं सकते। ठीक है, यही लॉजिक है, मतलब ठीक है। द ट्रूथ वैल्यू ऑफ एक्सक्लेमेटरी, इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर नॉट डिफाइंड, बिकॉज ये सभी सेंटेंसेस में क्या होता है कि कोई फैक्ट या कोई इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं होता, इसीलिए वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है ये बता पाना डिफिकल्ट है, इसीलिए इनके ट्रूथ वैल्यूज डिफाइन नहीं होते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस का पार्ट हो गया। ठीक है, और हमने यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी देखे, ये एग्जाम्पल्स हमने देखे, और इसमें हमने देखा कि कौन से टाइप का सेंटेंस का ट्रूथ वैल्यू एग्जिस्ट होगा, कौन से टाइप का सेंटेंस का ट्रूथ वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होगा। आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम चैप्टर का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटमेंट। तो अभी बहुत लोग को ये लगेगा कि स्टेटमेंट और सेंटेंस क्या फर्क है, लेकिन एक्चुअली बहुत फर्क है। अभी मैं आपको जो समझाऊंगा उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि स्टेटमेंट और सेंटेंस में बेसिकली क्या फर्क होता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसका मैं स्टेटमेंट का डेफिनेशन बताने जा रहा हूं। तो डेफिनेशन इज, इट इज डिफाइंड एज ए डिक्लेरेटिव, it is defined as declarative sentence which is either true or false but not both simultaneously, is called statement. So आप देख सकते हो कि डेफिनेशन में क्या बोला जा रहा है। सो इट इज डिफाइंड एज अ, इसमें देखो कुछ पॉइंट्स, कुछ वर्ड्स है जिसपे ध्यान देना। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यानी स्टेटमेंट एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, सो इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और false but not both simultaneously is called statement। यानी कोई भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, लेकिन दोनों नहीं होने चाहिए, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। ठीक है, बट दोनों नहीं होने चाहिए, तो ऐसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? स्टेटमेंट। ओके, समझ में आया? तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच शुड बी आइदर ट्रू और इट शुड बी फॉल्स बट नॉट बोथ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेटमेंट के डेफिनेशन में डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में बोला गया है, तो इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इसमें इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी इंक्लूड नहीं हो रहे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉजिक चैप्टर में, लॉजिक में, इस टॉपिक में सिर्फ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को, जो भी या तो ट्रू होंगे या फिर फॉल्स होंगे, उनको ही स्टेटमेंट बोलना है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे ऐसे नोट भी कह सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, तो एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो है आर नॉट कंसिडर्ड एज अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को लॉजिक में एज अ स्टेटमेंट कंसिडर नहीं करेंगे। तो आप यहां देख सकते हो, ठीक है, आर नॉट कंसिडर्ड एज अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। यानी अगर आपके सामने कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ गया या इंपेरेटिव सेंटेंस आ गया या इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, तो उनको एज अ स्टेटमेंट कंसिडर नहीं करना है, उनको एज अ स्टेटमेंट कंसिडर नहीं करना है। ओके, क्लियर है ये सब लोगों को? वेरी गुड। सो हम लोगों ने स्टेटमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट कर लिया है, और स्टेटमेंट में हमने ये भी देखा कि
कि जो 3 टाइप के सेंटेंसेस हैं होते हैं, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। तो ये 3 टाइप के सेंटेंसेस को स्टेटमेंट नहीं बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद हमें एक और कॉन्सेप्ट देखना है, दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन सेंटेंस। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन सेंटेंस। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है हमारा। सो ओपन सेंटेंस क्या होता है? इट इज अ सेंटेंस whose truth value it is a sentence whose truth value can vary according to some condition which are not stated in sentence. ओके मतलब ये एक टाइप का असर्टिव सेंटेंस होगा, और ये जो असर्टिव सेंटेंस होगा इसका जो ट्रुथ वैल्यू है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली वेरी करेगा। मतलब इन सम केस इट विल बी ट्रू एंड इन सम केस इट विल बी फॉल्स। तो समटाइम्स इट विल बी ट्रू एंड समटाइम्स इट विल बी फॉल्स। ठीक है, तो इन शॉर्ट ओपन सेंटेंसेस आर दोज असर्टिव सेंटेंसेस जिनका ट्रुथ वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, ओके तो सब कुछ एग्जांपल देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया x प्लस 3 इक्वल टू 0, मान लो ये एक एग्जांपल लिया हमने। ठीक है, अब ये एक असर्टिव सेंटेंस है बिकॉज वी आर डिक्लेयरिंग दैट कि x प्लस 3 इज 0। ठीक है, नाउ इन दिस x इज अ वेरिएबल। ठीक है, इन दिस केस दिस x इज अ वेरिएबल। अभी देखो x का वैल्यू हमें पता नहीं है। अगर मैं आपको पूछूं कि इसका ट्रुथ वैल्यू क्या होगा, ठीक है, मतलब अगर ये सेंटेंस ट्रू हुआ तो ट्रुथ वैल्यू t है, अगर ये सेंटेंस फॉल्स हुआ तो ट्रुथ वैल्यू f है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी इक्वेशन का ट्रू या फॉल्स होने का मतलब क्या होता है? अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ तो वो ट्रू होगा, अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो इट विल बी फॉल्स। ठीक है, तो अभी हमें ये x का वैल्यू पता ही नहीं है। ठीक है, मतलब मैं अगर सेटिस्फाई होने की बात कर रहा हूं तो मतलब स्टार्ट करना पड़ेगा LHS से। तो LHS क्या है? x प्लस 3। अब x प्लस 3 में ये जो x है वो अननोन है, हमें इसका वैल्यू पता ही नहीं है। ठीक है, तो x का अगर वैल्यू पता नहीं है तो हम LHS का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो सपोज हमने x का कुछ वैल्यू डिफाइन किया, जैसे मैंने बोला कि x का वैल्यू 0 लेते हैं। ठीक है, तो x का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो क्या आ जाएगा फिर? इट इज 0 प्लस 3, ये 3 होगा, x के पे 0 पुट कर दिया। बट RHS, लुक एट नाउ RHS, RHS तो 0 है, तो इसका मतलब इट इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब नॉट इक्वल टू 0 मतलब नॉट इक्वल टू RHS। इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ? नहीं हुआ। इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर x इक्वल टू 0 इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। दिस इक्वेशन इज नॉट satisfied for x equal to 0, and if equation is not satisfied then the truth value is f. Okay, now let's take another example, another case for x. Let's take now x equal to minus 3, let's say. So minus 3 plus 3, it will be 0 which is equal to 0 which is equal to yeah, not required 2 times 0 नहीं, is equal to 0 which is equal to RHS. इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया मतलब ट्रुथ वैल्यू विल बी t। तो इसका मतलब फॉर x इक्वल टू माइनस 3 ट्रुथ वैल्यू t आ रहा है, फॉर x इक्वल टू 0 ट्रुथ वैल्यू f आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि एक फॉर गिवन सेंटेंस, एक ही सेंटेंस है ना हमारे पास, ये गिवन सेंटेंस है, तो फॉर x इक्वल टू 0 ट्रुथ वैल्यू इज f, बट फॉर x इक्वल टू माइनस 3 ट्रुथ वैल्यू इज t। मतलब आप देख सकते हो कि ट्रुथ वैल्यू जो है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है। मतलब ये जो सेंटेंस है इसमें वेरिएबल स्पेसिफाइड नहीं है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इन वन केस ट्रुथ वैल्यू इज t, इन अदर केस ट्रुथ वैल्यू इज f, मतलब ट्रुथ वैल्यू इज नॉट कांस्टेंट। स्टेटमेंट में कैसे होता है कि ट्रुथ वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे अभी हमने बोला कि 17 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, तो ये हमेशा ट्रू रहेगा, तो इसीलिए स्टेटमेंट है, मतलब असर्टिव सेंटेंस है जो हमेशा ट्रू रहेगा, इसीलिए वो स्टेटमेंट है। लेकिन अभी जैसे मैंने बोला कि 0 इज अ नेचुरल नंबर, तो ये भी एक असर्टिव सेंटेंस है बट ये हमेशा फॉल्स रहेगा। ठीक है, ये हमेशा फॉल्स रहेगा। तो कोई भी असर्टिव सेंटेंस जो हमेशा ट्रू रहे
या फिर हमेशा फॉल्स रहे, वही स्टेटमेंट होता है। तो ओपन सेंटेंस के साथ क्या प्रॉब्लम है कि ये असर्टिव सेंटेंस तो है बट इसका जो ट्रूथ वैल्यू है वो फिक्स नहीं होता है, मतलब इन सम केस इट इज ट्रू, इन सम केस इट इज फॉल्स। तो आप देख सकते हो कि सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ट्रूथ वैल्यू चेंज हो रहा है, इसीलिए ये जो सेंटेंस है ये इसका ट्रूथ वैल्यू नॉट डिफाइंड है। ठीक है, मतलब एक स्पेसिफिक वैल्यू, अगर मैंने इसमें x का स्पेसिफिक वैल्यू अप्लाई किया तो ट्रूथ वैल्यू इज डिफाइंड, बट अगर यहाँ पे x का स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दिया है, इफ x इज नॉट मेंशन, तो ट्रूथ वैल्यू कैन नॉट बी डिफाइंड, सो हेंस इट कांट बी अ स्टेटमेंट। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि ये तो इसका एनालिसिस हो गया ऐसा कुछ कि भाई ये स्टेटमेंट क्यों नहीं है या कैसे इसका ट्रूथ वैल्यू वेरी हो रहा है। ओके तो अगर मान लो कि इसी एग्जांपल को मान लो प्रॉब्लम में ऐसे लिखा गया, मतलब ऐसा क्वेश्चन आया कि x प्लस 3 इक्वल टू 0 कॉमा x इक्वल टू 1, ये एक सेंटेंस हो गया, एंड दूसरा x प्लस 3 इक्वल टू 0 कॉमा x इक्वल टू माइनस 3। अच्छा, अभी जैसे पहले वाले एग्जाम्पल पे हम ध्यान दें, इसी वाले एग्जाम्पल पे, तो इक्वेशन तो लिखा हुआ है और उसके साथ साथ x का वैल्यू भी मेंशन किया है। ठीक है, अगर x का वैल्यू यानी वेरिएबल का वैल्यू मेंशन किया है तो फिर ट्रूथ वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अच्छा अभी ट्रूथ वैल्यू क्या होगा ये जानने के लिए क्या करना है, ये जो x का वैल्यू है इसको इधर इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर इस x के वैल्यू ने इक्वेशन को सेटिस्फाई किया तो ट्रूथ वैल्यू t आएगा, अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो ट्रूथ वैल्यू f आएगा। तो ये x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा? f। मतलब देखो अब ट्रूथ वैल्यू एग्जिस्ट हो रहा है, अब इंटायर स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू एग्जिस्ट हो रहा है क्योंकि इस स्टेटमेंट में इस सेंटेंस में जो वेरिएबल है उसका वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए इसका ट्रूथ वैल्यू एग्जिस्ट हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे ध्यान दें, ये वाला एग्जांपल पे, तो इसमें सेम सेंटेंस x प्लस 3 इक्वल टू 0 और यहाँ पे x का वैल्यू क्या दिया है? -3। तो अभी चेक करते हैं कि -3 इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। तो -3 डेफिनेटली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, x इक्वल टू -3 इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर x इक्वल टू -3 इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या करेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रूथ वैल्यू इज t, क्योंकि कोई भी इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हुआ तो वो ट्रू माना जाएगा, ट्रूथ वैल्यू t होगा। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो फॉल्स माना जाएगा, तो ट्रूथ वैल्यू f होगा। ठीक है, ओके। तो कहने का मतलब ये कि अगर कोई इक्वेशन दिया है, अगर कोई इक्वेशन उसमें अगर वेरिएबल है, हाँ अगर इक्वेशन इस फॉर्म में है, मान लो जैसे 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, मान लो ऐसा कुछ इक्वेशन है, तो ये तो ट्रू है। ठीक है, और अगर मान लो 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 0, तो ये वाला एग्जाम्पल फॉल्स है। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हम ऐसे इक्वेशन की बात कर रहे हैं जहां पर जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसका वैल्यू स्पेसिफाइड नहीं है। ओके, ठीक है, तो अभी कुछ एग्जांपल देखते हैं ओपन सेंटेंसेस का। ठीक है, तो जैसे अभी पहला एग्जांपल आप देखो यहाँ पे, दिस द फर्स्ट एग्जांपल, इसमें क्या लिखा है? x प्लस 2 इक्वल टू 7। फिर से इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है x, उसका वैल्यू यहाँ पे प्रॉब्लम में दिया है क्या? नहीं दिया है। तो किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल इन्वॉल्व है अगर उसका वैल्यू नहीं दिया है तो उसको क्या बोला जाएगा? ओपन सेंटेंस बोला जाएगा। अगर हाँ इसके बाजू में x का कोई भी वैल्यू दिया होता, कुछ x, सम रैंडम x इज गिवन सपोज, ठीक है, तो फिर वो स्टेटमेंट माना जाएगा। बट अगर इक्वेशन में वेरिएबल इन्वॉल्व है और उसका वैल्यू नहीं दिया तो स्टेटमेंट नहीं माना जाएगा। तो पहला एग्जांपल ओपन सेंटेंस है। दूसरा, ही इज अ म्यूजिशियन, तो इसमें क्या हो रहा है कि ही सब्जेक्ट इज नॉट क्लियर, किसके बारे में बात हो रहा है नहीं पता है। तो अब किसी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट नहीं मालूम है तो हम ये नहीं बता सकते कि वो सेंटेंस ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, तो इसका भी ट्रूथ वैल्यू, इस वाले का ट्रूथ वैल्यू पता लगाना डिफिकल्ट है, नहीं बता सकते, नॉट डिफाइंड है, तो इसीलिए ओपन सेंटेंस है। ठीक है, तो ये ओपन सेंटेंस होगा ऐसा। तो इसका मतलब असर्टिव सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट इज नॉट क्लियर वो ओपन सेंटेंस माना जाएगा। उसके बाद में थर्ड वन इज मैथमेटिक्स इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट।
ये थर्ड एग्जाम्पल है। अब इसमें मैथमेटिक्स सब्जेक्ट क्लियर तो है, बट इसमें बोल रहे हैं कि इट इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट। तो ये मैथमेटिक्स इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट, ये तो काइंड ऑफ ओपिनियन टाइप है, राइट? किसी का ओपिनियन जैसा लग रहा है। टू मी इट विल बी लाइक इजी सब्जेक्ट, बट फॉर सम वन जिसको मैथ्स डिफिकल्ट लगता है, he or she will say that mathematics is not an easy subject. तो ये बेसिकली इस assertive sentence में क्या हो रहा है कि we are expressing our opinion, और जब भी हम opinion express करेंगे, opinion देंगे, तो assertive sentence which is expressing opinion, not expression, not feeling, okay, opinion अगर होगा उसमें तो फिर वो भी open sentence माना जाएगा। हाँ, अगर ये एग्जाम्पल ऐसे होता कि मैथमेटिक्स इज ए सब्जेक्ट, तो फिर ये स्टेटमेंट होता मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट, बिकॉज ये फैक्ट है, इट्स अ सब्जेक्ट, ओके। लेकिन इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट, ये कोई फैक्ट नहीं है, ये एक ओपिनियन बन गया। अगर ओपिनियन है तो फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओपन सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है, क्लियर? तो अभी आपने देखा कि जो ओपन सेंटेंस है उसका ट्रुथ वैल्यू डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो ये तीनों एग्जाम्पल जो है, इन तीनों में ट्रुथ वैल्यू डिफाइन हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ओपन सेंटेंस के रिगार्डिंग हम क्या बोलते हैं कि ओपन सेंटेंसेस आर नॉट कंसीडर्ड एज अ स्टेटमेंट। ओपन सेंटेंसेस आर नॉट कंसीडर्ड एज अ स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि ओपन सेंटेंसेस को स्टेटमेंट नहीं बोलते हैं। तो इसके साथ हमने देखो 4 ऐसे सेंटेंसेस देख लिए जिनको स्टेटमेंट हम नहीं बोलते हैं। वन इज एक्सक्लेमेटरी, then interrogative, imperative, and now this open sentence. So these all 4 sentences are not considered as a statement in logic, ठीक है। तो आई थिंक ये सेंटेंसेस और स्टेटमेंट का पार्ट सबको क्लियर हो गया होगा। तो फिर ये कॉन्सेप्ट के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हम लोगों ने इस लेक्चर में सेंटेंसेस और स्टेटमेंट का पार्ट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अगर मैं बाकी दूसरा पार्ट भी अगर इसी लेक्चर में कवर करूँगा तो ये जो लेक्चर का ड्यूरेशन है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए जो इसके आगे का पार्ट है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट लेक्चर जो अपलोड करूँगा तो इसमें इसके आगे का पार्ट कंटिन्यूशन होगा। और एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं, बेसिकली क्या है कि ये जो अभी जो नया 12th का सिलेबस है महाराष्ट्र बोर्ड का, ये इस साल रिवाइज हुआ है फॉर 2020 एंड 21, ओके। तो जब प्रीवियस ईयर के सिलेबस की अगर हम बात करें तो उसमें बेसिकली लॉजिक चैप्टर में देयर वेर 9 एक्सरसाइजेस, ठीक है। अब क्या हुआ कि न्यू सिलेबस में क्या किया है, कंटेंट वही रखा है, सारे कॉन्सेप्ट्स भी वही रखे हैं, हाँ कुछ क्वेश्चंस भी बढ़ा दिए, कुछ एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी बढ़ा दिए, एडिशनल क्वेश्चन डाले हैं। तो जो 9 एक्सरसाइजेस थे उनको कंप्रेस करके 4 एक्सरसाइजेस में मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, यानी 9 एक्सरसाइजेस का कंटेंट 4 एक्सरसाइजेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो बेसिकली क्या था कि प्रीवियस ईयर के सिलेबस में देयर वेर 4 एक्सरसाइजेस, लाइक मतलब 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। तो ये 4 एक्सरसाइज का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली वो एक ही एक्सरसाइज में अब इस बार उन्होंने पुट अप कर दिया है। यानी अब आपका जो न्यू सिलेबस का 1.1 है वो प्रीवियस ईयर के सिलेबस के 1.1 से लेके 1.4 के बराबर है। यानी प्रीवियस ईयर का स्टार्टिंग का 4 एक्सरसाइज इज इक्वल टू न्यू सिलेबस का फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। तो इसीलिए 1.1 के कॉन्सेप्ट्स को कवर करने में काफ़ी टाइम लग रहा है, टाइम लगेगा। इसके बाद आई थिंक 1-2 वीडियोस और आएंगे जिसमें 1.1 के कॉन्सेप्ट्स को ही कवर किया जाएगा, एंड फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है। तो देखो कैसा है कि जब तक कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लियर नहीं हो जाते तब तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। मज़ा आना चाहिए, पढ़ते समय हमें मतलब इंटरेस्ट आना चाहिए टॉपिक में। कोई वो इंटरेस्ट कब आएगा? जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और हमें कोई डिफिकल्टी ना हो, राइट। तो वो तभी हो सकता है जब हमारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो, जब हमारे बेसिक्स फंडामेंटल्स एकदम क्लियर हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं कॉन्सेप्ट्स पे पूरा ध्यान दे रहा हूँ। वंस वी कंप्लीट विद द कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद वी विल बी एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इजीली, ओके। ये आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आपको कॉन्सेप्ट्स मालूम है तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी होता है। कॉन्सेप्ट्स अगर नहीं पता होते हैं तो क्वेश्चन सॉल्विंग डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इस जो लॉजिक का वीडियो सीरीज है, ये जो लेक्चर सीरीज चल रहा है,
इसे अपने फ्रेंड्स के साथ बताओ, उनको उनके साथ शेयर करो, उन्हें बताओ ये कि भाई इस चैनल पर ये जो हम कोर्स हमने जो स्टार्ट किया है 11th-12th मैथमेटिक्स का, उसमें अभी लॉजिक चैप्टर शुरू हो चुका है। हाँ, उसके साथ साथ कैलकुलस पार्ट भी एक दूसरे सीरीज में चल रहा है, उसके भी कुछ वीडियोस आ चुके हैं। अब ये लॉजिक का सीरीज भी यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि क्लास 12 का जो पेपर 1 है वो अब वो चैप्टर भी शुरू हो चुका है। और कैलकुलस में क्या होगा कि जो क्लास 12 का पार्ट 2 है उसके चैप्टर्स वहाँ पे लिए जाएंगे। तो इस तरीके से आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में हम मतलब बेसिकली दोनों पार्ट्स को एक साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और उन्हें बोलो कि भाई चैनल सब्सक्राइब करें। और ये जो चैनल है यहाँ पे उनको मतलब जो उनका मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट है कि भाई क्वालिटी कंटेंट चाहिए, मतलब प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, तो वो उन्हें इस चैनल पे प्रॉपरली मिलेगा। आई विल मेक श्योर दैट। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।